देखिएगा, आज अपन क्वेश्चंस लगा रहे हैं रेलवे के द्वारा जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे रेलवे की कई एग्जाम्स के अंदर, वो देख रहे हैं। और ये सभी क्वेश्चंस आपके रेलवे की जितने भी एग्जाम्स हैं, चाहे ALP एग्जाम हो, JEE एग्जाम हो या अदरवाइज NTPC, RPF, ग्रुप डी, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा इन क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको दोबारा देखने को मिलेंगे और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक बार यदि आप ये सभी क्वेश्चंस देख लेते हो तो आपको कहीं से भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या कि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज मैं देखने वाला हूँ यहाँ पे मेरा पार्ट नंबर 2 यहाँ पे देखने वाला हूँ। पार्ट नंबर 2 के अंदर मैं 21 नंबर क्वेश्चन से आगे स्टार्ट करने वाला हूँ। पार्ट 1 यदि आपको देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, जिसके अंदर 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिया है। इसी तरीके से मैं डेली जितने ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए वो सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ मेरे क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जो धातुएँ हैं वो अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न करती है। मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव। यदि मेटल को यानी धातु को मैं अम्ल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या उत्पन्न होगा। जैसे कि मैं कोई भी धातु ले लेता हूँ, एग्जांपल जैसे कि मैंने एक धातु ले ली, सोडियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है। अब एसिड यानी अम्ल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, अम्ल क्या हो गया, जैसे कि सपोज मैंने HCl ले लिया, इन दोनों की मैं रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि इसका मैं 2 ले लेता हूँ, इसके भी 2 एटम ले लेता हूँ, तो ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस HCl ये रिएक्शन करवाता हूँ तो ट्वाइस NaCl मिल जाएगा मेरे पास में, प्लस H2 मिल जाएगा। बैलेंस भी कर दिया मैंने इक्वेशन को, तो NaCl देखने को मिलता है और H2 देखने को मिल रहा है। तो H2 तो मेरे पास में हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन यहीं पे ऑप्शन में आ रहा है। इसमें पानी में भी हाइड्रोजन होता है, पानी में भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे बेस है, बट यहाँ पे NaCl देखने को मिल रहा है। NaCl क्या है, एक लवण है। तो लवण देखिएगा कहीं पे भी इस रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी पानी वाला ऑप्शन मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो लवण और हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। तो पहला ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही निकल के आएगा। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, लवण और हाइड्रोजन, साल्ट और हाइड्रोजन। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है, तो एक तो लवण मिलता है और एक हाइड्रोजन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो किसके अंदर पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा सबसे पहले ये जो भी क्वेश्चन है अपना, ये न्यूरॉन से संबंधित है। अपना ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूरॉन पाया जाता है, न्यूरॉन से संबंधित मेरा क्वेश्चन है। न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब देखिएगा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये लो काफ़ी बड़ा कर दिया मैंने, जितना हो सका उतना बड़ा कर दिया मैंने इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें देखिएगा, मैं पेन नहीं चला पाऊँगा, बड़ा तो कर दिया। चलिए देखिएगा यहाँ पे मेरा ये दिख रहा है, ये देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखोगे जो एंड वाला टर्मिनल होता है वो हमेशा डेंड्राइट कहलाता है, जो एंड वाला है वो डेंड्राइट कहलाता है। और ये जो इस तरीके से आपको ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, ये जो येलो वाला है ये सब के सब आपके एक्सन्स कहलाते हैं। ओके, और एक्सन के बीच में ये जो डॉट है दिख रहा है आपको, ये कहलाता है आपका नोड ऑफ रेनवियर। ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिएगा, रेनवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान है जो किसके अंदर बीच में पाए जाते हैं। तो देखिएगा नोड ऑफ रेनवियर, ये रिक्त स्थान किसके बीच में पाया गया, ये यहाँ पे पाया गया, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में पाया गया। तो ये क्या है, ये आपके एक्सन है। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा, माई एलिनेटेड एक्सन के बीच में पाया जाता है। रेनवियर के नोड सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो एक्सन के बीच में पाया जाता है। और ये जो एक्सन के ऊपर जो सीट होती है वह कहलाती है माई एलिन सीट कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है। सेप्रोट्रोप एक प्रकार का मशरूम होता है, मशरूम जो आपको गाँवों के अंदर खेतों के ऊपर कई जगह देखने को मिल जाता है। इमेज में आप देख सकते हो, ये आपका हो गया। देखिए ऑप्शन में से कौन सा एक सेप्रोट्रोप है, तो सेप्रोट्रोप कौन सा है, तो आंसर निकल के आ जाएगा मशरूम कुकुरमुता। देखिएगा ये मेरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है या आपको एक अणु दे रखा है, तो इसके अंदर कितने परमाणु होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो कंप्लीट है इसका एक अणु लेंगे तो उसके अंदर कितने परमाणु होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है।
तो देखिएगा इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन हो गया, 4 इसमें हाइड्रोजन के हो गए। इन दोनों को मल्टीप्लाइड करूँगा मैं 2 से, क्योंकि बाहर 2 है और बाकी SO4 है, प्लस S का 1 हो जाएगा और ऑक्सीजन के भी 4 हो जाएंगे। तो ये कितने हुए, 5 × 2 + 4 = 5, 5 दूनी 10 + 5। टोटल अपन एटम्स काउंट करेंगे तो एटम्स की संख्या होगी 15। NH4 होल ट्वाइस SO4 को एक अणु में टोटल कितने परमाणु है, कुल मिला के इसके अंदर टोटल कितने एटम है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो देखिएगा एक नाइट्रोजन का हो गया, 4 हाइड्रोजन के हो गए, 4 × 1 = 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया 10, तो ये हो गए, प्लस एक मेरा S का हो गया और 4 मेरा ऑक्सीजन का हो जाएगा। इस तरीके से टोटल मेरा निकल के आएगा 15। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, देखिएगा जो 2 प्रकार का प्रजनन होता है, एक प्रजनन कहलाता है लैंगिक। लैंगिक प्रजनन किस में होता है, जिसको अपन सेक्सुअल कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है। और जो अलैंगिक प्रजनन क्या होता है दूसरा, अलैंगिक, जिसको एसेक्सुअल बोलते हैं। और ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जो पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। चलिए अब इससे समझिएगा आगे का क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है, ये तो अपने को पता है, क्योंकि लैंगिक प्रजनन में 2 मेल और फीमेल की ज़रूरत होती है, यानी नर और मादा मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे। लेकिन अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जैसे कि कोई पेड़ की टहनी है वो टूट के गिर गई, वो उग गया, तो क्या होता है एक प्रकार से उसी के समान होता है। तो जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। देखिएगा इसके अंदर जो नए जीव बनेंगे वो समान होते हैं और इसके अंदर जो नए जीव बनेंगे वो असमान होते हैं। और ये जो ह्यूमन बींग्स है या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या लैंगिक प्रजनन है उसके अंदर असमान क्यों होते हैं, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है जीन्स पे डिपेंड करते हैं, कैसे कैसे जीन्स है उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे पहले इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा नए जीव जनक माता पिता के समान होता है, किसके अंदर, अलैंगिक प्रजनन के अंदर। अलैंगिक प्रजनन होता है या कहे तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह 6 प्रकार के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि लैंगिक प्रजनन कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार का होता है। पहला विखंडन, मुकुलन, बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन, कायिक प्रवर्धन। ये सब आपको ध्यान में रखना है। विखंडन का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई बॉडी है वह टूट गई, 2 भागों में बट गई, ये हो गया विखंडन। बडिंग क्या होता है, जैसे किसी पेड़ के ऊपर जो टहनी है इसको काट के मैंने फिर से लगा दिया, तो वो हो गया बडिंग। बीजाणु का बनना, पुनर्जनन, खंडन। एक इसका एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कायिक प्रजनन है, जैसे कि आलू है, आलू के ऊपर जो हरारा निकल के आता है उसको अपन काट के ज़मीन में निकाल लगा देते हैं, वह हो गया आपका कायिक प्रवर्धन। तो अलैंगिक प्रजनन 6 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है। अब उसको केरोसिन में इसलिए संग्रहित किया जाता है क्योंकि वह हवा के संपर्क में आएगी तो बहुत ही ज़्यादा एक्जोथर्मिक यानी हीट देने वाली, बहुत ही उत्तेजक हीट देने वाली ज्वलनशील रिएक्शन पैदा करेगी, इसलिए उसको हवा के संपर्क में नहीं आने देते हैं। उसको अपन केरोसिन ऑयल के अंदर डुबो के रखते हैं और वह है सोडियम। सोडियम को कभी भी ओपनली हवा के अंदर नहीं रखा जाता है क्योंकि वह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही एक्जोथर्मिक रिएक्शन पैदा करता है। एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल है, 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। गतिज ऊर्जा है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1/2 mv²। एक प्रकार की ऊर्जा और होती है जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है mgh होता है। बट यहाँ पे अपनी गतिज ऊर्जा की बात हो रही है तो अपन इस फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। अब यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड, तो ये आपको वेलोसिटी दे रखी है, यानी v की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 5 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। गतिशील 22 kg वजन यानी द्रव्यमान दे दिया, m यानी 22 kg ये आपको दे दिया। तो सिंपल से है, अपन गतिज ऊर्जा निकाल लेंगे। तो अपने पास जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें अपन वैल्यू रख देते हैं, इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 1/2 m की जगह 22 इंटू v स्क्वायर है, v स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर कर दिया मैंने डायरेक्ट,
ये मेरा 11 हो गया, तो आंसर में 11 × 25, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 275 जूल। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई जूल होती है, तो मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 275 जूल। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन कहता है कि जो थायरोक्सिन है उसके संश्लेषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए थायरोक्सिन क्या है। थायरोक्सिन एक हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित होता है? जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की बहुत ही ज़रूरत है, आयोडीन की ज़रूरत है। अब एग्जाम में बहुत बार भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोडीन की यदि कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो गलगंड या अपन कहे तो घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या घेंगा रोग होता है। आयोडीन है वो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए बहुत ही जरूरी है, और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? जड़ का घेरा बढ़ रहा है, तने या जड़ का घेरा बढ़ रहा है, तो घेरा बढ़ रहा है यानी एक प्रकार से पेड़ का मोटापा बढ़ रहा है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यानी जो तना है वह बड़ा होता जा रहा है। और ये किसके कारण होता है? देखिएगा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा लेटरल यानी पार्श्व लेटरल मेरिस्टेम आपका करेक्ट आंसर बनेगा। लेटरल को हिंदी में बोलते हैं अपन पार्श्व, और जो मेरिस्टेम है इसको बोलते हैं अपन विभज्योतक, विभज्योतक हिंदी में बोलेंगे। तो पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो वह बढ़ता है पार्श्व विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे आपको जो एपिकल दे रखा है ये क्या काम करता है? ये जड़ होती है उसके शीर्ष को बढ़ाता है, जड़ों की शीर्ष को बढ़ाता है, और इसके अंदर एक इंटरकेलरी दे रखा है, ये जो भी पत्ती होती है उसके आधार को बढ़ाती है, पत्तियों के आधार को बढ़ाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? विच ऑफ फॉलोइंग सर्वज एज ए न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रायो? एम्ब्रायो EMBRYO, एम्ब्रायो को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। देखिएगा विच कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? ऑप्शन दे रखा है अंडाशय, जाइगोट, बीजांड, एंडोस्पर्म। ऊतक पोषक ऊतक का कार्य करता है यहाँ पे एंडोस्पर्म आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। जाइगोट क्या होता है? मादा और नर, यानी एग और स्पर्म मिलके किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं। जाइगोट बोले तो युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो बीजांड नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, जाइगोट नहीं होगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा एंडोस्पर्म पोषक ऊतक का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन गैस, क्लोरीन बोले तो Cl2, क्लोरीन गैस यानी Cl2। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? देखिएगा यहाँ पे दे रखा है वॉशिंग सोडा, धावन सोडा अपन इसको बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। बेकिंग सोडा है जो, और बेकिंग पाउडर है, एक ही बात है, किचन में काम आता है, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है Na2Cl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2। अब क्लोरीन किस में आया? इसमें क्लोरीन नहीं आया, यहाँ पे भी क्लोरीन नहीं आया, यहाँ पे क्लोरीन आया। तो क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर कंप्लीट वीडियोज़ का कलेक्शन मिल जाएगा, उनको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि छवि छोटी हो जाती है यानी इमेज साइज रिड्यूस हो जाती है तो हमेशा उत्तल काम में लिया जाता है। इमेज साइज छोटी हो जाती है मिरर में देखने के बाद तो वह उत्तल दर्पण है, और अवतल दर्पण में इमेज साइज हमेशा बड़ी हो जाती है। जैसे कि
सूक्ष्मदर्शी के अंदर काम में लिया जाता है ये, या जो डॉक्टर्स वगैरह है वह यूज लेते हैं इसका। यानी चीज़ों को जूम करके बड़ा करके देखने का जो मिरर होता है वह कहलाता है अवतल दर्पण, और छोटी बड़ी चीज़ों को छोटे चीज़ में देखते हैं वह कहलाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इस तरीके से बनाते हैं अपन, उत्तल कन्वेक्स, कन्वेक्स, और अवतल को अपन इस तरीके से बनाते हैं, अवतल कनकेव। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? Who among the following laid the foundation of chemical sciences by establishing two important law of chemical combination? वह व्यक्ति कौन है? और वह व्यक्ति है एंटोइन एल लेवोजियर। व्यक्ति कौन है जिसने रासायनिक विज्ञान की नींव रखी? एंटोनियो एन लेवोजियर। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है, 36 इसकी परमाणु संख्या है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होने वाला है? सबसे पहले जो कक्षाएं होती है, कक्षाओं को के एल एम एन के रूप में अपन लिखते हैं। के का मतलब पहली कक्षा, एल का मतलब दूसरी कक्षा, एम का मतलब तीसरी कक्षा, एन का मतलब चौथी कक्षा। 4 कक्षाएं होगी। और कक्षाओं में अपन यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन को भरते हैं तो वह एक फॉर्मूला होता है 2n² का फॉर्मूला, इससे अपन भरते हैं। जैसे कि पहली कक्षा में n के लिए 1 रख दीजिएगा, दूसरी कक्षा के लिए n के लिए 2 रख दीजिएगा, तीसरी के लिए n के लिए 3, चौथी के लिए n के लिए 4। तो चलिए एक एक कक्षा में देखते अपन। n के लिए मैं 1 रखूँ तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 रखता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 3 रखता हूँ n की जगह तीसरी कक्षा में, 3 3 9, 9 दूना 18। देखिएगा 2 8 18 किस में आ रहे हैं? 2 8 18 इसमें आ रहे हैं। अब देखिएगा 8 2 10, 18 10 28 तो हो गए, 36 टोटल होने चाहिए। 36 में से 28 तो कवर हो गई 3 कक्षाओं में। चौथी कक्षा में कितना बचेंगे? यानी 6 और 2 8, ऊपर के ये 8 बच गए चौथी कक्षा में। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि कौन सा प्रजनन शामिल हो तो और अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी? मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार का प्रजनन होता है, एक अलैंगिक प्रजनन होता है, एक आपका लैंगिक प्रजनन होता है। लैंगिक प्रजनन जैसे कि उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की विविधता देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ जीन्स के कारण। अलैंगिक प्रजनन है, इसमें माता पिता के समान ही जीव उत्पन्न होंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है, तो अधिक विविधता उत्पन्न देखने को मिलेगी लैंगिक प्रजनन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखने को मिलेगी। देखिएगा बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करने का मज़ा ही अलग है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है न्यूमेरिकल करने से। देखिएगा ये भी अपन करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 किलोग्राम वजनी, तो m = 4 kg, ये मेरे पास द्रव्यमान आ गया। एक वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी इसका प्रारंभिक वेग 0 है, स्थिर अवस्था में है, प्रारंभिक वेग 0 है। निरंतर बल लागू होने से इसके ऊपर जो बॉडी था इसके ऊपर कंटिन्यू बल लगाया गया। कंटिन्यू बल लागू होने पर यह 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। तो इसकी वेलोसिटी अब हो जाती है 5 मीटर प्रति सेकंड की। बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिएगा। अब ये कार्य है अपन 2 भागों में निकाल सकते हैं। कार्य चाहो तो अब एक फॉर्मूला तो आप बल F.D यानी बल इंटू विस्थापन वाला भी यूज कर सकते हो, या वह गति प्राप्त कर लेता है तो वह कार्य ऊर्जा के बराबर यानी ऊर्जा में बदल जाएगा। तो इस कंडीशन में अपन जो कार्य है वह काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 mv², इसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपन दोनों फॉर्मूला का यूज करके अपन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा अपन ये इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। गतिज ऊर्जा तो 1/2 m मास की जगह 4 kg इंटू v²। v देखिएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का कर लीजिएगा, 5 - 0। फाइनल वेलोसिटी इसकी 5 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर कर दिया मैंने। 4 ये मेरा 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 का स्क्वायर यानी 25 × 2 यानी 50 जूल मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके 50 जूल निकल के आ जाएगा।
चलिए, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिएगा, जो प्रतिरोध है वह हमेशा आर से दिया जाता है। आर का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल अपॉन ए। आर कहलाता है प्रतिरोध, रो कहलाता है हमेशा प्रतिरोधकता, एल लंबाई हो गई, और ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, एरिया यानी क्षेत्रफल। कौन सा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल हो गया। व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? तो आर व्युत्क्रमानुपाती हो गया ए के, क्योंकि एल के तो समानुपाती हो गया। क्वेश्चन में पूछा है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? ए के। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन पूछता कि किसके समानुपाती है, तो समानुपाती के केस में आपका आंसर हो जाएगा एल के। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है, पहले केस में इसका प्रतिरोध R है, दूसरे केस में इसका प्रतिरोध दुगुना हो जाएगा 2R हो गया, और विद्युत धारा आधी हो जाती है। पहले इसकी विद्युत धारा I थी और अब इसकी विद्युत धारा आधी हो गई। तो यह किस कारण होता है? ये सब के सब किस कारण होता है? ये सब के सब आपको देखने को मिलता है ओम के नियम के कारण। और ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V समानुपाती I, या कहूँ तो V बराबर IR। V बराबर IR कहीं देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। इसी को मैं आगे सॉल्व करता हूँ, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R, एक ही बात है। तो ये सब कुछ देखने को मिलता है ओम के नियम के अकॉर्डिंग। तो ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये रहा मेरा I इक्वल टू V बाई R, या कहूँ तो V बराबर IR। तो यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन मेरा है, मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अनाग है, जिसे क्या कहते हैं? यानी कॉमन पासेज है किसके लिए? यूरिन और स्पर्म के लिए। मेल के अंदर, ह्यूमन मेल के अंदर यूरिन और स्पर्म के लिए एक ही पासेज, एक ही पार्ट्स दिया है, वह कहलाता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा। देखिएगा, मैंने पार्ट 2 समाप्त कर दिया। पार्ट 2 के अंदर मेरे टोटल 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस मेरे हो गए। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, न्यूमेरिकल को भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। इसी प्रकार डेली मैं क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखूँगा बहुत ही शानदार तरीके से। और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियोज़ का कलेक्शन मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बिल्कुल पार्ट भी मिल जाएंगे, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो आप ज़रूर देखते रहिएगा। आप लोगों की जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक वाइज MCQ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।